चलिए समझते हैं महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन बिल को। ओके, आप ये जो मैप देख रहे हैं इसमें देख सकते हैं कि बीजेपी ने इन राज्यों में भारी भरकम वोटिंग प्राप्त की है। ठीक है, आसाम में भी है, इस पूर्व राज्यों में। लेकिन जो दक्षिण भारत के राज्य हैं इनमें बीजेपी बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, तो दिक्कत ये है कि देखिए जो बिल लाया गया है, ओके, ये जो बिल लाया गया है 17 अप्रैल 2026 को, जिसे कहा गया है कि ये बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन है। ठीक है, लेकिन ये गलत है। इसे इसमें जोड़ा गया है, बिल लिमिटेशन बिल में इसे जोड़ा गया है जानबूझकर, क्योंकि बीजेपी को पता था कि ये बिल ऐसे तो पास होगा नहीं। तो ये बिल जो है ये पास नहीं हो पाया। ठीक है, इसमें पक्ष में वोट जो है वो 298 और विरोध में जो है 230 आए हैं। ये बिल पारित नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो चुका था। आप देख सकते हैं ये जो संविधान संशोधन नारी शक्ति महिला आरक्षण बिल, जिसे आधारित तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान 128 संशोधन अधिनियम 2023 कहा जाता है, यह सितंबर 2023 में लाया गया था। ठीक है, 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए। तो ये बिल जो है ये 2023 में पास हो चुका है। ओके, ये बिल जो है 2023 में पास हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। 454 वोट पड़े थे। ठीक है, लोकसभा में 454 पक्ष में और 2 विपक्ष में आए, यानी ये राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी पास हो चुका है ये बिल। तो महिला आरक्षण बिल के नाम पर आप 17 अप्रैल में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि महिला आरक्षण का बिल है और ये विपक्ष से पास होने नहीं दे रहा है, महिलाओं के साथ ये भेदभाव हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही है। देखा जाए तो ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये क्लियर हो चुका है। महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो चुका है, लेकिन उसको आधारित तौर पर लागू नहीं किया गया है। उसके लिए कंडीशन रख दी है कि डिलिमिटेशन बिल को हम पारित करेंगे तभी होगा महिला आरक्षण बिल। विपक्ष का कहना यह है कि चलिए देखते हैं विपक्ष क्या कहता है। उससे पहले हम समझ लेते हैं डिलिमिटेशन बिल एक्चुअल में है क्या। ठीक है, डिलिमिटेशन बिल जो है ये जो 543 जो एमपीस हैं इनको 850 करने का प्रस्ताव है, और बीजेपी की सरकार का कहना है कि ये 543 जो है इसमें जब हम 850 कर देंगे तो इसमें से हम 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे। विपक्ष कह रहा है कि नहीं, 543 में ही दो, 850 क्यों कर रहे हो। उन्होंने उनके तर्क भी ये हैं क्योंकि जनगणना के आधार पर ये सब होगा। तो जनगणना जो है 2011 की ली जा रही है, और अभी जो जनगणना शुरू हुई है इसको तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बीजेपी को वन नेशन वन इलेक्शन करना है 2029 में, तो कैसे होगा। तो बीजेपी कह रही है कि ये बिल जब आएगा डिलिमिटेशन बिल, इसे पास किया जाएगा तभी हम 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे। लेकिन क्या ये बात जनता को पता है? नहीं। लेकिन जनता को क्या बताया जा रहा है कि महिलाओं के आरक्षण देने पर विपक्ष का विरोध है, महिलाओं को आरक्षण नहीं देने दे रहे। और जिन राज्यों में जनसंख्या कम हुई है उन राज्यों का कहना यह है कि हमने जनसंख्या को नियंत्रण किया है सरकार के कहने पर, केंद्र की सरकार के कहने पर। इतने सालों में हमने जनसंख्या को ज़्यादा बढ़ने दिया नहीं, लेकिन जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। गुजरात, राजस्थान, बिहार, इन सब में ज़्यादा बढ़ी है लोक संख्या। तो लोक संख्या के आधार पर अगर हम सीट देते हैं तो इसमें तो बीजेपी का ज़्यादा प्रभाव है। तो सबसे ज़्यादा सीट किसके आएंगी? ऑफकोर्स बीजेपी के आएंगे, और वो सत्ता में बनी रहेंगी यार, ये तो चाहते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना को लिया जा रहा, उसमें 17.64% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं दादरा और नगर हवेली में 55% हुई है, दमन और दीव में 53%, मेघालय में 27%, अरुणाचल प्रदेश में 25%, बिहार में 25%, जम्मू और कश्मीर में 23%। तो दिक्कत इन्हें यही है, धीमी वृद्धि वाले देश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इनमें नागालैंड में तो नाका बराबर है, नागालैंड में कुछ भी नहीं हुआ भाई। केरल में 4% है, लक्षद्वीप में 6% है, अंडमान और निकोबार में 6% है, गोवा में 8% है। और जो ज़्यादा वृद्धि वाले राज्य है देखिए उसमें उत्तर प्रदेश 20% पर, महाराष्ट्र 15% पर, पश्चिम बंगाल 13% पर, राजस्थान 21% पर, मध्य प्रदेश 20% पर, गुजरात 19% पर, और आंध्र प्रदेश 11% पर, और तमिलनाडु 15% पर। तो सीटें किसकी ज़्यादा बढ़ेंगी? इन राज्यों की। और बीजेपी का प्रभाव क्या है इन राज्यों में? तो हो गया ना, बीजेपी जो है अगर सीटें बढ़ा लेती है तो प्रभाव उन्हीं का रहेगा, उन्हीं का प्रधानमंत्री बनेगा। समझ रहे हैं? और इस दिक्कत की वजह से मुख्य निष्कर्ष जो निकलता है तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश है,
महाराष्ट्र है और सिक्किम में तो 6 लाख के आसपास है, ठीक है। इतनी जनसंख्या बढ़ने की वजह से इन्होंने तो कोई नियम फॉलो तो किए ही नहीं है, जिन्होंने किए उनको ये भुगतना पड़ रहा है, ऐसी दिक्कत हो रही है। यस। तो इस बिल के फायदे और नुकसान के बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बीजेपी ने अपना जो है वो तो तय कर लिया है, ये बिल अभी पास नहीं हुआ है लेकिन ये पास करवाया जाएगा। सीबीआई है, ईडी है, सब कुछ हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन। डिलिमिटेशन बिल के हम फायदे और नुकसान को देखते हैं। डिलिमिटेशन बिल परिसीमन विधेयक का उद्देश्य देश के निर्वाचन सीमाओं कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज को जनसंख्या के आधार पर फिर से निर्धारित करता है। हाल ही में चर्चा में आए डिलिमिटेशन बिल 2026 के कई महत्वपूर्ण फायदे बताए जा रहे हैं। फायदे सुनिए, आप सुनकर आप शौक लेंगे। वोट वन वैल्यू, समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, ठीक है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि हर नागरिक के वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के एक सांसद के क्षेत्र में लाखों अधिक मतदाता है, जबकि केरल या छोटे राज्यों में जनसंख्या बहुत कम है। वही तो प्रॉब्लम है, सीटों की संख्या में वृद्धि। नए संसद भवन न्यू पार्लियामेंट हाउस की क्षमता को देखते हुए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 800 प्लस यानी 815 या 850 करनी की जा सकती है। क्षेत्र में बड़ी लोकसभा सीटें छोटी होंगी, क्षेत्रफल में बड़ी लोकसभा सीटें छोटी होंगी, ठीक है। यानी कि एक लोकसभा सीट जिस पर अगर आज 3 लाख लोग वोटिंग कर रहे हैं तो उनको घटा दिया जाएगा, 1 लाख कर दिया जाएगा, यानी 3 लोकसभा सीट वहाँ पर तैयार हो जाएंगे अगर ये बिल आ सकता है तो। और विकास पे भी अधिक ध्यान दिया जा सकेगा, सरकार का कहना है। महिलाओं के लिए आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। देखिए उसमें कंडीशन सरकार ने रखी है कि अगर डिलिमिटेशन बिल अगर पास होता है तो ही हम आरक्षण देंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, ये सरकार की कंडीशन। लेकिन सरकार क्या कह रही है कि जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि ये बिल वो पास नहीं होने दे रहे, महिला आरक्षण को पास नहीं होने दे रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण देने से रोक रहे हैं। देखिए इससे एसटी समुदाय सही प्रतिनिधित्व, इनकी भी सीटें बढ़ेंगी, इससे एसटी की भी सीटें बढ़ेंगी, ठीक है। नए और युवाओं को अवसर मिलेगा। आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभाओं में और विधानसभाओं में कितनी युवा है, आप जानते हैं, ठीक है? और ये आप देख सकते हैं कि लोकसभा सीटें 543 से 815 या 850 करना। आधार जनगणना यानी 1971 से 2011 या आगामी डिजिटल जनगणना, लेकिन 2011 भी लेंगी ये गारंटी है। 2011 की जनगणना के हिसाब से ही इसको पारित किया लेंगे। महिला आरक्षण लागू नहीं, ठीक है। 33% जो आरक्षण बिल पास हुआ है महिलाओं के, वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। लागू तभी होगा जो डिलिमिटेशन बिल पास होंगे, ठीक है। दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल को लेकर यह चिंता जताई गई है कि उनकी सीटें कम हो जाए, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण अच्छा काम किया उन्होंने। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि सीटों की कुल संख्या बढ़ाने से किसी भी राज्य की मौजूदा सीटों में कमी नहीं आएगी। सीटें कम नहीं होने वाली है, कम बढ़ेंगी क्योंकि जनसंख्या ही उतनी बड़ी है उनकी। लेकिन जिन राज्यों की बड़ी है वहाँ सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। तो लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत जो है वो बीजेपी का होगा। बीजेपी कोई भी बिल लाएंगी यूं ही तुरंत अध्ययन में पास हो जाएगा तुरंत और लागू कर दिया जाएगा। अरे बहुत ज़बरदस्त काम। इसके नुकसान जो है, जो लॉन्ग टाइम में जो नुकसान होने वाले हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। पहला जो है वो क्षेत्रीय असंतुलन हो जाएगा, ठीक है। यह सबसे बड़ी चिंता है। उत्तर भारतीय राज्यों जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ने जनसंख्या नियंत्रण के सरकारी कार्यक्रमों को बहुत प्रभावी ढंग से लागू किया है, ठीक है। नुकसान, जिन राज्यों ने जनसंख्या रोकी उनकी लोकसभा सीटें कम अनुपात में बढ़ेंगी। इससे संसद में दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है, उत्तर भारत का वर्चस्व बढ़ सकता है। तो उत्तर भारत में अगर सीटें बीजेपी की ज़्यादा आती है तो बीजेपी के ही प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका ही प्रभुत्व ज़्यादा होगा, वो जो बिल लाएंगे वो पास होगा। जनसंख्या नियंत्रण करने वालों को सजा, ऐसा विपक्ष कह रहा है। जिन राज्यों में जनसंख्या कम बढ़ी है उन राज्यों का कहना है कि हमें सजा मिल रही है कि हमने इन नियमों का पालन किया, जनसंख्या को नियंत्रित किया। वित्तीय संशोधन का बंटवारा, केंद्र सरकार राज्यों को बजट का हिस्सा जनसंख्या के आधार पर देती है, तो जिसकी ज़्यादा जनसंख्या है उस पर ज़्यादा बजट मिलेगा, यही है।
यदि राजनीतिक शक्ति सीटें उत्तर भारत की ओर झुकती है तो भविष्य में ऐसी नीतियां बन सकती है जो अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक वित्तीय लाभ, यदि राजनीतिक शक्ति उसमें ऐसी नीतियां बन सकती है जो अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक वित्तीय लाभ पहुंचाए, जिससे विकसित राज्यों को आर्थिक नुकसान महसूस हो सकता हो, लाभ कम होगा। इसके बारे में अब पक्ष और विपक्षी सोचे। जनता तो जनता के पास टाइम नहीं है भाई, वो सिर्फ पैसा कमाने में लगी क्योंकि टैक्स भरना है। क्षेत्रीय भाषाओं और सांस्कृतिक की उपेक्षा होंगी सब पार्टियों में। जो दक्षिण भारत संसद में जब किसी विशेष क्षेत्र के सांसदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो राष्ट्रीय स्तर पर नीतियाँ और कानून उसी क्षेत्र की भाषा और सांस्कृतिक के प्रभाव में बनने लगते हैं। इससे विविधता वाले देश में भाषाई या सांस्कृतिक तनाव पैदा होने का डर रहता है, और ये जायज़ भी है, क्योंकि उत्तर भारत में ज़्यादातर हिंदी को ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। दक्षिण भारत में जो अलग अलग राज्य हैं उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, तो उन्हें दिक्कत तो होंगी। भारी प्रशासनिक और आर्थिक बोझ। सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 800 प्लस अगर हो जाती है तो नए चुनाव कराने, इतने सारे सांसदों के वेतन भत्ते, आवास और उनके क्षेत्रों के विकास फंड का बोझ देश के खजाने पर बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन पैसा बहुत है भारत में, कोई दिक्कत नहीं है। नितिन गडकरी कहते हैं ना, पैसे की कोई कमी नहीं है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 850 क्या 1500 कर दो यार। प्रशासनिक रूप से इतनी बड़ी संसद को संभालना और हर छोटे क्षेत्र के लिए योजनाएं बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। चुनौतियों से तो लड़ने की आदत है हमारी, लड़ लेंगे यार, क्या दिक्कत है ना। राजनीतिक स्थानीय राजनीति में अस्थिरता। परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के भूगोल बदल जाते हैं। इसी पर विपक्ष का कहना यह है, अमित शाह जी ने संसद में कहा था कि हर राज्य को 50% के हिसाब से बढ़ोतरी कर देते हैं सीटों की, लेकिन ये जो भूगोल बदलने की बात है ना, ये बीजेपी करेंगी उनके हिसाब से कि किस तरह का किस सीट का कितना क्षेत्र होगा, ये बीजेपी तय करेंगी, ये बीजेपी तय करेंगी। इसके भी विरोध में विपक्ष ही खड़ा हुआ, ये यार ये नहीं चलेगा। नुकसान। कोई नेता जो सालों से अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, ओके सुनिए, इस बात को ध्यान से सुनिए, क्षेत्र में काम कर रहा है, उसका क्षेत्र अचानक से बदल या खत्म हो सकता है। जो व्यक्ति सालों से मेहनत कर रहा है उस क्षेत्र में जीतने के लिए, अगर वो क्षेत्र बदल जाए तो कितनी दिक्कत हो जाएंगी। इससे जमीनी स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है और मतदाताओं का अपने प्रतिनिधित्व से जुड़ाव कमजोर पड़ सकता है। लेकिन एक सादा सोचने की बात तो ये है, जहाँ एक सीट पर 3 लाख वोट मिल रहे हैं, अगर वही बढ़ाकर एक सीट पर 1 लाख कर दिया जाए तो 3 सीट हो जाएंगी, ठीक है, और एक 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 3 सीट चुन कर आएंगे। तो जिस क्षेत्र में बीजेपी को 3 लाख वोट मिल रहे हैं एक सीट के लिए, तो वहाँ अगर 3 सीट हो जाए तो बीजेपी को कितने सीट, बीजेपी को फायदा होगा इससे। जो 3 लाख वोट उन्हें एक सीट के लिए मिल रहे हैं, आज वो 3 लाख वोट उन्हें 3 सीट के लिए मिलेंगे। ज़्यादा सीटें किसके होंगी, बीजेपी की। तो बीजेपी ने जो अपना रोड मैप तैयार किया है 20 से 30 सालों के लिए कि वो सत्ता में बनी रहे, इसके लिए ये बिल लाना बहुत ज़रूरी है। या फिर ये बिल बाद में भी लाया जा सकता था, जब ये जनगणना जो अभी शुरू की गई है 2026 में, ये जनगणना पूरी हो जाने के बाद सारे आंकड़े क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद इस बिल को अगर लाया जाता तो मुझे लगता है कि, या विपक्ष को लगता है कि ये ठीक होता। तो इतना हड़बड़ी में ये बिल लाया क्यों गया, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये विपक्ष की, कि क्योंकि 2029 में बीजेपी सरकार को नेशन वन इलेक्शन लाना है, उसके लिए भी काम चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो सत्ता में बीजेपी ही आएंगी, और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि डिलिमिटेशन बिल जो है ये बीजेपी पास करवा कर रहेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास ईडी है, सीबीआई है, तो ये बिल ज़रूर पास होगा। क्या आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।